हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सक्रिय अनुबंधन के बारे में। दोस्तों, आपको बता दूं, सक्रिय अनुबंधन बीएफ स्किनर ने दिया था। किसने दिया था? बीएफ स्किनर ने दिया था, जिसको हम नैमित्तिक अनुबंधन भी कहते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन भी कहते हैं, कार्यात्मक अनुबंधन भी कहते हैं, सक्रिय अनुबंधन भी कहते हैं और कार्यात्मक प्रतिबद्धता भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, सक्रिय अनुबंधन के कई सारे नाम हैं, जिनको क्रमशः हम नैमित्तिक अनुबंधन भी कह सकते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, कार्यात्मक अनुबंधन, सक्रिय अनुबंधन और कार्यात्मक प्रतिबद्धता। ठीक है दोस्तों, किसी डेफिनेशन में क्रिया प्रसूत संबंधित शब्द आ जाए तो आप समझ जाना बीएफ स्किनर की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक बीएफ स्किनर ने किया था। स्किनर के अनुसार क्रिया प्रसूत, मैंने अभी बोला था यहाँ पर भी क्रिया प्रसूत की बात आ जाए तो वहाँ पर स्किनर का नाम 100% आ जाता है। ठीक है दोस्तों, कि क्रिया प्रसूत अनुकूलन एक अधिगम प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम अनुक्रिया को अधिक संभाव्य एवं अधिक द्रुत बनाया जाता है। ये इसकी परिभाषा है जो स्किनर ने दी थी। एक बार फिर से बता देता हूँ। क्रिया प्रसूत अनुकूलन एक अधिगम प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम अनुक्रिया को अधिक संभाव्य एवं अधिक द्रुत बनाया जाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना ये है कि अधिगम से रिलेटेड जो परिभाषा दी थी बीएफ स्किनर ने, उसने क्रिया प्रसूत को ऐड किया था। बस आप इतना याद कर लेना, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्रिया प्रसूत अनुकूलन वातावरणीय परिस्थितियों के अनुरूप स्वतः ही उद्भव होने वाली मानवीय चेष्टाएं हैं। सक्रिय अनुकूलन के संबंध में एक विशेष बात यह है कि पुनर्वलन करने वाला उत्तेजक प्रतिक्रिया के साथ या तुरंत बाद ही नहीं होता है, वरन प्रतिक्रिया के पश्चात उत्तेजक आता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन में प्राणी पहले अपेक्षित अनुक्रिया करता है, तब उसे पुरस्कार प्रदान किया जाता है। पुरस्कार अनुक्रिया को दृढ़ बनाता है। इसमें होता क्या है, मूलतः बीएफ स्किनर ने चूहे पर और कबूतर पर अपने प्रयोग किए थे। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जब इन्होंने चूहे पे अपना प्रैक्टिकल किया था, तब यदि चूहे ने सकारात्मक प्रतिक्रिया की, ठीक है, तो इनके बीच में उसने स्टार्टिंग में गलतियां भी की थी, लेकिन जब भी उसने गलतियां न करते हुए क्या कहते बोलते तुक्के से लग गया, सेट हो गया, तो सकारात्मक प्रतिक्रिया की, तो क्या किया स्किनर ने उनको क्या दिया, एक पुनर्वलन के रूप में क्या दिया, खाना दिया। वो क्या करता था, उसकी अनुक्रिया को क्या बनाता था, दृढ़ बनाता था। यानी हम खाने को क्या कह सकते हैं, हम खाने को पुरस्कार कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ उसके बाद में प्रतिक्रिया आगे, चलो मैं इसको बता देता हूँ थोड़ा सा, अभी ये आ जाएगा। तो पहले एक तरफ से क्लियर करके चलता हूँ। स्किनर ने अपने प्रयोग किए थे, दो प्रकार के व्यवहारों की व्याख्या की थी स्किनर ने। पहला था प्रतिक्रियात्मक व्यवहार और दूसरा था सक्रिय अथवा क्रिया प्रसूत व्यवहार। ठीक है, जिसमें हम प्रतिक्रियात्मक व्यवहार की बात करते हैं। इसमें क्या था कि यदि किसी क्रिया के बाद कोई बल प्रदान करने वाला उद्दीपक मिलता है तो उस क्रिया की शक्ति में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। और वृद्धि किस तरह से होती है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे स्किनर ने अपना प्रयोग किया था, ठीक है, तो उसने जो प्रयोग किया था उसमें क्या किया था, उन्होंने एक विशेष पेटिका बनाई थी। ठीक है, जिसको उन्होंने स्किनर पेटी नाम दिया था, जो 12 वर्ग इंच की लंबी चौड़ी थी। ठीक है, इसमें एक लीवर लगा हुआ था जो स्वचालित रिकॉर्डिंग यंत्र तथा एक बिजली द्वारा संचालित पुरस्कार यंत्र से जुड़ा हुआ था। ठीक है, इस लीवर को जब चूहा दबाता था तो क्या होता था, ऊपर से लीवर में से खाना टपक टपक के आ जाता था, जिसको हमने पुनर्वलन की संज्ञा दी। क्लियर है? तो क्या करता था, चूहा मोटिवेट हुआ उससे पुरस्कार को पाकर। ठीक है, फिर उसको भूख लगी और भूख लगने के बाद में फिर से उसने अपने पंजे पंजे मारना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ, जो कम गलतियां कर रहा था, ठीक है, लीवर को दबाने में वो कम होती गई और अंत में क्या हुआ, लीवर को खटाक से क्लिक कर देता था जब भी उसको पुरस्कार की प्राप्ति करना होती थी उस टाइम। यानी उससे जब भी भोजन की आवश्यकता होती थी, लीवर को दबा देता था और पुरस्कार रूप में भोजन प्राप्त कर लेता था। तो ये सारा जो प्रैक्टिकल किया था, ये प्रैक्टिकल उन्होंने जो दो नाम दिए थे, ठीक है, कौन कौन से थे, एक सेकंड, कहाँ गया, प्रतिक्रियात्मक व्यवहार। ठीक है, इस चीज को उसने क्या नाम दिया, प्रतिक्रियात्मक व्यवहार नाम दिया। ठीक है, और सक्रिय तथा क्रिया प्रसूत अनुबंधन जो था, इस पर उन्होंने प्रैक्टिकल कबूतर पे किया था। ठीक है, तो आपने इतना देख लिया है, आगे देख लेते हैं अभी, एक सेकंड।
ठीक है दोस्तों, ये कॉल आ गया था। वैसे कॉल मैं उठाता नहीं हूँ, फ्लाइट मोड पे कर देता हूँ, लेकिन थोड़ा सा अर्जेंट कॉल था, इस वजह से उठाना पड़ा। तो अपने प्रतिक्रियात्मक व्यवहार के बारे में चर्चा कर चुके हैं, ठीक है, जो चूहे पे प्रैक्टिकल किया था। अब बात करेंगे अपन सक्रिय तथा क्रिया प्रसूत अनुबंधन की बात करेंगे। तो आप देखिए ज़रा, इसमें जो प्रैक्टिकल किया था BF स्किनर ने, किस पे किया था? कबूतर पे किया था, ठीक है। देख लेते हैं इसको। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत BF स्किनर के अनुसार सक्रियता का आधार पुनर्बलन। ध्यान रखना दोस्तों कि जो सक्रियता का आधार है पुनर्बलन को माना था, और तथा प्रणोदान को माना है BF स्किनर ने। इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसी आधार पर सक्रिय अनुबंधन की व्याख्या ML मिगे ने इस प्रकार की है कि सक्रिय अनुबंधन एक सीखने की प्रक्रिया है, यहाँ सक्रियता की शक्ति बढ़ाने पर अनुक्रिया अधिक सतत हो जाती है, ठीक है। अब देखिए, स्किनर का सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत था, उसमें उन्होंने जो प्रैक्टिकल किया था उसमें क्या बताया था उन्होंने कि देखिए कि कबूतर पर प्रयोग करने के लिए स्किनर ने एक अन्य संयंत्र, जिसे कबूतर पेट का कहा गया था, ठीक है, ये जो कबूतर पर प्रैक्टिकल किया था BF स्किनर ने, वो मूलतः लाइट की व्यवस्था करके किया था, ठीक है, जिसमें क्या किया गया था, हल्की प्रकाश की व्यवस्था की गई थी, और हल्के प्रकाश से व्यवस्था से क्या किया, धीरे धीरे बढ़ाया गया। जैसे आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे एक कमरा है और कमरे में 10 लाइट लगी हुई हैं, ठीक है, 10 बल्ब लगे हुए हैं, 10 ट्यूबलाइट लगी हुई हैं। पहले उसने एक दबा दी, एक ऑन कर दी, तो प्रकाश कम हॉल में प्रकाश हो गया। उसके बाद 2 दबाई तो और प्रकाश बढ़ गया, 3 दबाई तो और प्रकाश बढ़ गया, 4 दबाई तो और प्रकाश बढ़ गया, 5 दबाई तो और प्रकाश बढ़ गया। तो प्रकाश जैसे बढ़ रहा था, तो उसी दौरान कबूतर ने जो अपनी प्रतिक्रिया दी, ठीक है, उसको लेके इन्होंने प्रैक्टिकल किया था। जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे आप अचानक बैठे हुए हैं, ठीक है, आपको पीछे से कोई धक्का दे दे अचानक से, आपको पता नहीं है कि पीछे से कोई धक्का देने वाला है, तो आप क्या करेंगे, अपनी प्रतिक्रिया देंगे, आप उस पर गुस्सा हो जाएंगे, धक्का देने वाले को डिपेंड करता है, ठीक है। इसी तरीके से उन्होंने कबूतर पर जो प्रैक्टिकल किया था, लाइट की व्यवस्था को लेकर किया था, ठीक है। तो आप देख लेते हैं। आरंभ में बॉक्स में हल्की प्रकाश व्यवस्था की गई। कबूतरों में अंत में एक निर्धारित व्यवहार सीख लिया, जिसका परीक्षण 6 विभिन्न प्रकार के प्रकाश योजनाओं में किया। इन्होंने 6 प्रैक्टिकल लिए थे, ठीक है, 6 विभिन्न प्रकार के प्रकाश लिए थे। कम से अधिक प्रकाश योजना में समय अंतराल समान रखा गया। मूल उद्दीपन तथा अन्य उद्दीपनों में यह देखा गया कि कबूतर ने नवीन उद्दीपन के प्रति अपनी क्या करी, अनुक्रिया की या प्रतिक्रिया की। यह प्रवृत्ति मूल तथा नवीन उद्दीपनों के प्रति पाई गई। कुंजी पर चोंच मारने की क्रिया सीखने में यह देखा गया कि जब भी प्रकाश में कुंजी को देखा गया कि मूल उद्दीपन प्रकट हुआ, प्रकाश व्यवस्था में जैसे जैसे अंतर होता गया, वैसे वैसे अनुक्रिया क्या होती गई, कम होती गई, ठीक है, धीरे धीरे, क्योंकि उसके व्यवहार में आने लग गया चीज़ को। इस प्रकार से क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का विकास किया गया। अब बात करेंगे सक्रिय अनुबंधन का आधार। दोस्तों, सक्रिय अनुबंधन का आधार पुनर्बलन को माना है BF स्किनर ने। इस बात का विशेष ध्यान रखना। हालांकि मैं अभी आपको 2 मिनट पहले बता चुका हूं कि सक्रिय अनुबंधन का आधार पुनर्बलन को माना गया है, ठीक है। स्किनर ने इस प्रयोग में भोजन चूहे के लिए पुनर्बलन का कार्य करता है। इसी प्रकार मानव जीवन में अन्य व्यक्तियों के प्रेरणा, पुरस्कार तथा अन्य खुशी की अवस्थाएं पुनर्बलन का कार्य करती हैं। जैसे आप कोई अच्छा काम कर दो, आपका जो टीचर हैं या आपके पेरेंट्स हैं या आपसे जो भी बड़े हैं, आपसे बोलते हैं शाबाश बेटा तूने बहुत अच्छा काम किया है, तो आपको क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है ना, आप बड़े खुश होते हैं। तो इसी तरीके से चूहे पे जो प्रैक्टिकल किया था BF स्किनर ने, तो जैसे ही उसने करेक्ट क्लिक किया तो उसको पुनर्बलन के रूप में क्या मिला, खाना मिला, ठीक है। तो ये उसके लिए क्या था, एक मोटिवेशन था, ठीक है, एक पुनर्बलन था। स्किनर ने इसे क्रिया प्रसूत अथवा सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत कहा है, क्योंकि भोजन तथा उद्दीपन अथवा पुनर्बलन को प्राप्त करने के लिए अनुक्रिया अथवा कार्य करना पड़ता है, जबकि शास्त्रीय अनुबंधन में उद्दीपन तथा पुनर्बलन अनुक्रिया उत्पन्न करता है, ठीक है। ये थोड़ा डिफरेंस था शास्त्रीय अनुबंधन में और क्रिया प्रसूत अनुबंधन में। शास्त्रीय अनुबंधन के बारे में आपको बताया था, शास्त्रीय अनुबंधन पॉवलोव ने दिया था, जिन्होंने अपना प्रैक्टिकल कुत्ते पे ऊपर किया था। कुत्ते की जो लार से संबंधित उन्होंने कलेक्ट कर दिया था, मैंने आपको सारा बताया था। जिन भाइयों ने वो वीडियो नहीं देखी है उस वीडियो को देख लें। उसके बाद में आपको सक्रिय अनुबंधन यानी जो BF स्किनर ने दिया था वो, और शास्त्रीय अनुबंधन था जो पॉवलोव ने दिया था वो, उसके हम डिफरेंस सीखेंगे।
ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे बीएफ स्किनर के मतानुसार दो प्रकार की अनुक्रिया होती हैं। इसको आप अच्छे से देख लेना कि वे अनुक्रियाएं जो किसी ज्ञात उद्दीपक के कारण होती हैं उन्हें वह सहज अनुक्रिया अथवा व्यवहार कहा जाता है। देखो, जिन अनुक्रियाओं के बारे में, प्रतिक्रियाओं के बारे में हमें पहले से पता हो, ठीक है, हमें पहले से पता हो, तो उनको हम क्या कहेंगे? सहज अनुक्रिया या व्यवहार कहेंगे। और वे अनुक्रियाएं जो किसी ज्ञात उद्दीपक के कारण नहीं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिया प्रसूत अनुबंधन या क्रिया प्रसूत व्यवहार कहेंगे। ठीक है दोस्तों, ये सारा था। और इसमें ये अब आपको जो दिखाया गया है, जो पॉवलोव वाला सिद्धांत था उससे संबंधित दिखाया गया है, जो मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन के तत्व। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के मूलतः 4 तत्व थे जो बीएफ स्किनर ने बताए थे। एक तो आकृतिकरण, एक बहिर्गमन, एक स्वतः आपूर्ति और चौथा है आपका पुनर्बलन। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए जरा, पहले अपन बात करेंगे आकृतिकरण की। ठीक है, अब देखिए जरा कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन में आकार धारण या आकृतिकरण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसका आशय उचित पुनर्बलन प्रयोग से अपेक्षित व्यवहार को आकृति देना होता है। ध्यान रखना, पुनर्बलन के द्वारा अपेक्षित व्यवहार था उसको आकार देना ही क्या है? वही आपका आकृतिकरण है। एक ऐसी विधि है जिसमें व्यवस्थित एवं उचित पुनर्बलन के द्वारा अपेक्षित सीमा तक जटिल व्यवहारों में परिवर्तन किया जाता है। इसी प्रकार इसे क्रमगत अनुमान भी कहा जाता है। अर्थात जिस सीमा तक हम किसी व्यवहार में परिवर्तन चाहते हैं, उचित मात्रा एवं समय पर पुनर्बलन द्वारा हम व्यवहार को क्या कर सकते हैं? परिवर्तित कर सकते हैं या हम उसको आकृति दे सकते हैं। ये सारा इसके अंतर्गत बताया गया था। ठीक है, इसके देखो कुछ तत्व थे। वो तत्व क्या थे? कि अनुक्रिया का सामान्यीकरण करना, आदतों में प्रतिस्पर्धा करना और श्रृंखलाबद्धता। यानी किसी भी व्यवहार को आकृति देने के लिए इन 3 तत्वों की आवश्यकता होती है। पहला अनुक्रिया का सामान्यीकरण, आदतों का प्रतिस्पर्धा और श्रृंखलाबद्धता यानी चेन। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे अपन बहिर्गमन की। अब देखिए जरा कि बहिर्गमन से तात्पर्य है कि जब उचित प्रतिक्रिया होती है तो उस समय पुनर्बलन को रोके रखना चाहिए। बहिर्गमन में ऐसा बताया गया था कि पुनर्बलन के रोके रहने से तात्पर्य है पूर्व स्थापित संबंधों का बहिर्गमन। जब पुनर्बलन के बावजूद भी उचित प्रतिक्रिया होना बंद हो जाए तो उस पुनर्बलन का बहिर्गमन करके अन्य शक्तिशाली पुनर्बलन प्रयुक्त करना चाहिए। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि चूहा बार बार लीवर दबाता है किंतु भोजन प्राप्त नहीं होता है, तो क्या होता है? चूहा उस लीवर को दबाना बंद कर देगा, यानी इस व्यवहार को क्या हो जाएगा? लुप्त हो जाएगा, व्यवहार विलुप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तीसरा है अपना स्वतः आपूर्ति। स्वतः आपूर्ति का अच्छे से समझ लेते हैं कि बहिर्गमन के बाद पुनः पुनर्बलन की आपूर्ति ही स्वतः आपूर्ति कहलाती है। अर्थात पुनर्बलन से अनुक्रिया की गति तीव्र होती है। बहिर्गमन के बाद जब प्रयोग को प्रयोगात्मक परिस्थिति में पुनः कुछ समय के लिए लगाया जाता है तब वह बिना अतिरिक्त प्रशिक्षण के ही अनुक्रिया थोड़े समय के लिए करने लगता है। ऐसे वो क्या कहते हैं? स्वतः आपूर्ति कहते हैं। ठीक है, जैसे आपके साथ कोई घटना हुई, ठीक है, उस घटना से आप थोड़ा बहुत सबक लेंगे और उससे सिमिलर कोई यदि आपके साथ कोई दूसरी घटना हो जाती है तो आपके दिमाग में जस्ट क्लिक कर जाएगा कि आपने उस टाइम कैसे बचा था, तो आप बचने के लिए प्रयास करेंगे, तो उसी से ये संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे लास्ट एंड फाइनल पुनर्बलन के बारे में। तो पुनर्बलन को मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ, एक बार फिर से देख लीजिए कि रेनफोर्समेंट क्या होता है। कि पुनर्बलन का तात्पर्य किसी अनुक्रिया के बार बार दोहराने की संभावना का बढ़ना। ठीक है, WF हिल ने बताया था कि पुनर्बलन अनुक्रिया का परिणाम है जिससे भविष्य में उस अनुक्रिया के होने की संभावना क्या होती है? बढ़ती है। कोई अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, और अच्छा काम करके उसको हम शाबाशी दे दें तो उसको क्या मिलता है? मोटिवेशन मिलता है। ये वैसे ही है दोस्तों। मैं आपको बता दूं पुनर्बलन 2 प्रकार का होता है। पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, एक धनात्मक पुनर्बलन और एक ऋणात्मक पुनर्बलन। अब देखिए, धनात्मक को सकारात्मक पुनर्बलन भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? जैसे किसी ने कोई अच्छा काम किया और उसको आपने पुरस्कार दिया या शाबाशी दे दी, तो ये क्या कहलाएगा? आपका सकारात्मक पुनर्बलन कहलाएगा।
किसी बच्चे ने अच्छा काम नहीं करता है, कोई नकारात्मक व्यवहार करता है, तो हम क्या करें, उसको दंड देते हैं, ठीक है, उसका अपमान करते हैं, उसको शारीरिक पीड़ा देते हैं, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका नकारात्मक पुनर्बलन कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, विशेष ध्यान रखना इस चीज़ का। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि बच्चे की पिटाई करना कौन से पुनर्बलन के अंतर्गत आता है, सकारात्मक या नकारात्मक, तो नकारात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जरा सक्रिय अनुबंधन का शिक्षा में महत्व। देखो, सक्रिय अनुबंधन का शिक्षा में बहुत बड़ा महत्व है। जैसे मैं आपको बता दूं, अभिक्रमित अधिगम के बारे में बता दूं। आप ऑनलाइन स्टडी करते हैं, ठीक है, आप ऑनलाइन स्टडी करते हैं, आपका जो मन करता है वो आप पढ़ते हैं, वो सारा किसके अंतर्गत आता है, अभिक्रमित अधिगम के अंतर्गत आता है। अभिक्रमित अधिगम के जो प्रेरणा स्रोत है या लाने वाले हैं वो कौन है, BF स्किनर हैं। ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है, ठीक है। अभिक्रमित अधिगम का या अनुदेशन का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर के ऑनलाइन पढ़ाई करना, ये सारा इसके अंतर्गत आता है। जब आप विद्यार्थी अपनी गति से सीखता है, अपनी गति से सीखने के लिए स्वतंत्र होता है, तो वो सारा क्या होता है, अभिक्रमित अधिगम के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, शिक्षण मशीन का आधार भी स्किनर का सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत ही है। इन मशीनों के उपयोग से शिक्षण के अनेक दोषों को दूर कर अधिगम को प्रभावी बनाया जा सकता है। पुरस्कार तथा दंड, पुरस्कार और दंड को आप अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है। जो पॉजिटिव क्षेत्र में मिलता है पुरस्कार कहलाता है, और जो नेगेटिव फील्ड में मिलता है वो क्या कहलाता है, दंड कहलाता है। ठीक है दोस्तों, पुनर्बलन सेम वही है। अब प्राचीन शास्त्रीय अनुबंधन तथा सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत में अंतर। दोस्तों, प्राचीन या शास्त्रीय अनुबंधन पावलोव के द्वारा दिया गया था, जो कुत्ते प्रैक्टिस किया गया था वो, और सक्रिय अनुबंधन BF स्किनर ने दिया था। इसमें कुछ डिफरेंस हैं, उन डिफरेंस की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक बाय बाय।